घटना घट रही है? कौन कह रहा है? यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है? और अपराध एक बार फिर से बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गया है। अपराध को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश सरकार की तुष्टीकरण की नीति की वजह से बिहार में अपराध तेजी से बढ़ा है। बीजेपी का आरोप है कि महागठबंधन सरकार की तुष्टीकरण की नीति की वजह से बिहार में भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहारों के मौके पर भी बिहार में इस्लामिक झंडे लहराए जा रहे हैं, जबकि बिहार सरकार हिंदुओं के त्योहारों पर भी रोक लगा रही है और हिंदुओं को गिरफ्तार कर रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि बिहार में हिंदुओं की हालत पाकिस्तान से भी बदतर हो गई है। अपराध पर बीजेपी के आरोपों को नीतीश कुमार ने पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने पूछा कि बिहार में कहां अपराध हो रहा है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। अपराध पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कौन सच्चा है और कौन झूठा। बिहार में अपराध की हकीकत जानने के लिए आंकड़ों की पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए अपराध पर जारी सियासत पर न्यूज 18 की ये रिपोर्ट। बताती है कि बिहार में हिंदुओं की दशा अब पाकिस्तान से भी बुरी हो गई है। कहाँ आपराधिक घटना घट रही है? कौन कह रहा है? आप जरा देखिए तो बिहार में हिंदू क्या बात है? यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है? बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। संजय जायसवाल कहते हैं बिहार सरकार तुष्टीकरण की सियासत कर रही है। आपको मुख्यमंत्री का पलटवार भी सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए संजय जायसवाल के आरोप। हमें लगता है हमारे यहाँ वो महावीरी अखाड़ा कहलाता है और नागपंचमी का रोज झंडा बदला जाता है, और झंडा लेके उस इलाके में अगर कोई अपने दुकान से घर जा रहा है तो उसको अरेस्टिंग किया जा रहा है। इस तरह से की मानसिकता बताती है कि बिहार में हिंदुओं की दशा अब पाकिस्तान से भी बुरी हो गई है। पाकिस्तान में एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई दलित समाज के व्यक्ति की लाश फूंकी जा रही हो और उसका लाश को चिता पर से फेंक दिया जाए। यह उदाहरण बिहार में ही मिलता। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का विरोध करने वाले बच्चों को आप पकड़ने की साजिश रच रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप बीजेपी नेता संजय जायसवाल लगा रहे हैं, पर दिल्ली दौरे से पटना लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के इस सवाल पर आंकड़ों की बातें कहकर संजय जायसवाल पर पलटवार कर दिया। कहाँ आपराधिक घटना घट रही है? कौन कह रहा है? बिहार आप जरा देखिए तो बिहार में हिंदू क्या बात है? यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है? कितना कम है? जरा फिगर तो देखिए। सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। आखिर संजय जायसवाल क्यों कह रहे हैं कि बिहार में रह रहे हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर हो गई है? तो इसकी वजह दो वीडियो है जो स्वतंत्रता दिवस के दिन वायरल हुई थी। 15 अगस्त को पश्चिम चंपारण से देश विरोधी खबर आई थी। असामाजिक तत्वों ने इस्लामी झंडा फहराया था। हालांकि फौरन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया था। एक स्कूल में भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। जाहिर तौर पर बिहार के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से बीजेपी के नेता हमलावर हैं और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार आंकड़े के जरिए जवाब दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल शख्स पर कार्रवाई भी कर रहा है। तो ऐसे में चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोपों ने सियासत को बेहद गर्मा दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर जारी सियासत को समझिए। बीजेपी का दावा है कि बिहार में अपराध बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि हिंदुओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हो गई है। वो ये भी कहती है कि बिहार में हिंदुओं की हालत जो है वो पाकिस्तान से बदतर है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि बिहार में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर इस्लामी झंडे लहराए जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि सरकार तुष्टीकरण कर रही है।
तुष्टीकरण की वजह से ही बिहार बर्बाद हो रहा है। तुष्टीकरण की वजह से ही बिहार में अपराध बढ़ता चला जा रहा है। तो वहीं बीजेपी के आरोपों का जवाब सरकार की तरफ से भी दिया गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों से ये जवाब दिया गया है। अब समझिए क्या कहते हैं आंकड़े। एनसीआरबी ने 2022 में 2021 के अपराध के आंकड़े जारी किए। 2021 में बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पर रहा। मतलब 2021 में अपराध के मामले में बिहार की स्थिति बहुत खराब नहीं थी। कम से कम यूपी और कुछ दूसरे राज्यों से बिहार की स्थिति बेहतर ही थी। हालांकि 2021 में भी हत्या में बिहार दूसरे स्थान पर था, जबकि चोरी के साथ ही जमीन विवाद में पहले स्थान पर रहा। हालांकि बीजेपी का दावा है कि ये आंकड़े पुराने हैं। ये आंकड़े एनडीए शासनकाल के हैं। महागठबंधन के शासन में अपराध बढ़ गया है। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि 2021 के आंकड़ों के आधार पर सरकार अपनी पीठ ना थपथपाए। बीजेपी ने भी काउंटर में आंकड़े जारी किए हैं और इसी साल अप्रैल के महीने में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में अपराध को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें महागठबंधन सरकार के दौरान हुई आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया गया है। नित्यानंद राय की माने तो महागठबंधन सरकार में अपराध बढ़ा है। 9 अगस्त 2022 से 20 अप्रैल 2023 तक सिर्फ 9 महीने में 4,848 अपराध की घटनाएं हुई हैं। अपराध की 4,840 घटनाओं में 2070 हत्या की घटनाएं हैं। इसके साथ ही आंकड़ों में यह भी लिखा गया है कि अपराध की 4,840 घटनाओं में 345 रेप के मामले हैं। अपराध की 4,840 घटनाओं में 144 अपहरण के केस हैं। अपराध की 4,840 घटनाओं में 700 हत्या के प्रयास के मामले हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि बिहार में आपराधिक घटनाओं में काफी कमी आई है और आंकड़ों के जरिए उन्होंने ये जवाब बीजेपी को दिया है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। जब सत्ता से आउट होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करती है और जब सत्ता में रहती है तो चुप रहती है। जो आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहा है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार में अपराध और अपराधियों के जो आंकड़े हैं उसमें कमी आई है। बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो रहा है? बीजेपी पहले आईना सामने रख ले, इसके बाद बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करे। ये नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। बड़े बड़े अपराधियों पर नकेल कसी गई है, इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल उठाना गलत है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला कहीं भी होता है, सरकार और प्रशासन पूरी चाक चौबंदी के साथ कार्रवाई में लग जाता है। अब सवाल भी कौन लोग उठा रहे हैं? भाजपा के लोग, जिनके अपने शासित प्रदेशों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है। एनसीआरबी और एससीआरबी के डेटा को उठाकर देख लेना चाहिए। बिहार सरकार के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में रोज दर्जनों हत्याएं हो रही हैं। आज के दिन में दर्जनों लूट की खबर आ रही है और महिलाओं के खिलाफ होने वाला अपराध और अपहरण जैसी घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि है। इसके बाद भी अगर बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार को बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी नहीं समझ में आ रही है, उन्हें लग रहा है कि बिहार में अपराध नहीं बढ़े हैं, तो इससे दो बातें स्पष्ट है। एक तो बेचारे निरीह नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजनीतिक रूप से धृतराष्ट्र हो गए हैं, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर है जहां जातीय गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें सभी याचिकाओं पर आज एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 14 अगस्त को यह सुनवाई टल गई थी। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की गई है। 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था जिसमें जातीय गणना को जारी रखने का फैसला दिया गया था। बता दें कि 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है और इसके तुरंत बाद नीतीश सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था और जातीय गणना का काम पूरा भी हो गया है। लेकिन विरोधी पक्ष जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होनी है। तो जातीय गणना से नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार ने इस पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सरकार ने कहा है कि अगर जातीय गणना हो जाती है और ये जातीय गणना को कराने के लिए दृढ़ निश्चित हैं, तो अब जानिए कि आप जातीय गणना आखिर कब हुआ। तो 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा से कास्ट सर्वे का प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर 2 जून 2022 को कैबिनेट से जातीय गणना का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं 7 जनवरी 2023 को बिहार में जातीय गणना के काम की शुरुआत हो गई। 15 अप्रैल 2023 को जातीय गणना के दूसरे फेज की शुरुआत हुई। इसके बाद 21 अप्रैल 2023 को जातीय गणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 27 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा। फिर 4 मई 2023 को हाई कोर्ट ने जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगा दी। फिर 3 जुलाई 2023 को हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख रखी। बिहार सरकार ने हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। 9 मई 2023 को हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को ही सुनवाई की बात कही और हाई कोर्ट से रोक के बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी बिहार सरकार को तत्काल राहत नहीं मिली। 18 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला पटना हाई कोर्ट को ही रेफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होने पर 14 जुलाई को सुनवाई की बात कही। हाई कोर्ट ने लगातार 5 दिनों तक इस पूरे मामले पर सुनवाई की और हाई कोर्ट में 7 जुलाई को ही सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी। 1 अगस्त 2023 को पटना हाई कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला दिया। पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। समीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में जहां बीआरए विश्वविद्यालय के वीसी और प्रो वीसी के वेतन पर रोक लगा दी है, तो वहीं वित्तीय अधिकार पर भी तत्काल रोक लगाने का फैसला लिया गया है। कार्रवाई की वजह वीसी और प्रो वीसी का समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होना बताया जा रहा है और इसके साथ साथ खराब परफॉर्मेंस को लेकर सीतामढ़ी और शिवहर के डीईओ और डीपीओ के वेतन पर भी रोक लगा दी गई है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। स्कूलों के साथ साथ बिहार के विश्वविद्यालयों के खिलाफ के पाठक लगातार नकेल कसने में जुटे हुए हैं। एक बार फिर से के पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है और बीआरए विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के वीसी और प्रो वीसी का एक साथ वेतन बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ साथ सीतामढ़ी और शिवहर के डीई और डीपीओ का भी वेतन बंद करने का आदेश जारी किया गया है। बताते चलूं कि के पाठक समीक्षा बैठक किए हैं और समीक्षा बैठक में जो बीआरए विश्वविद्यालय के वीसी हैं, प्रो वीसी हैं, वो अनुपस्थित थे। उसके साथ साथ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र भी लेट है। सत्र नियमित करने के लिए परीक्षा और रिजल्ट को लेकर जो रोस्टर की मांग की गई थी, उस रिपोर्ट को भी विश्वविद्यालय ने शिक्षा विभाग को नहीं भेजा। इसके साथ साथ जो व्यवस्था है वहां पर उसमें लापरवाही बरती जा रही है। कुल मिलाकर के पाठक ने तत्काल वेतन बंद करने का आदेश जारी किया है, साथ ही वित्तीय अधिकार पर भी रोक लगा दी है। वहीं सीतामढ़ी और शिवहर के जो डीईओ डीपीओ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। न सिर्फ वेतन बंद किया गया है बल्कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी आदेश जारी किया गया है। लगातार के पाठक जो है खुद भी निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही एक बड़ी टीम गठित की गई है सचिवालय से लेकर जिला स्तर पर, जो लगातार स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों का लगातार निरीक्षण कर रही है। लेकिन निरीक्षण के दौरान
जो लापरवाही बरती जा रही है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। साथ ही उसको लेकर हर महीने में 2 से 3 बार समीक्षा बैठक होती है, जिसमें खुद एसीएस के पाठक मौजूद रहते हैं और उसमें तमाम जो अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। जो अनुपस्थित होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। साथ ही रिपोर्ट के आधार पर भी वेतन बंद करने का फैसला लिया जाता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।